आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से 5 ईयर प्लान, जिसका मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बताया था। सो लॉन्ग टर्म गोल्स अब हम लोग पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स में बच्चों आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। मतलब शॉर्ट टर्म में हमने क्या देखा था कि धीरे धीरे कर करके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया शॉर्ट टर्म के लिए और उसको अचीव किया। बट फॉर द लॉन्ग टर्म हमें उसको पूरी तरह से क्या करना है, अचीव करना है। मतलब जैसे लाइक कि हमने अचीव किया कि अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है 30% ऑफ GDP, ठीक है, बट हमको इसको इंक्रीज़ करके ले जाना है 70% ऑफ GDP। तो ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इसको करने में, इस 30% से 70% में शिफ्ट होने में हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। दैट इज़ वाई इन सबको हमने किस पे शिफ्ट किया है, लॉन्ग टर्म गोल्स। अब सबको पता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1951 टू 56। ओके, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 स्टार्ट हुआ था। बट उसके पहले जो हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो बहुत ही वर्स थी, ठीक है, स्टैग्नेंट थी। तो बहुत कम ही प्रोडक्शन हो पाता था, जिसके वजह से एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम होता था, प्रॉब्लम ये थी कि एग्रीकल्चर में काम लोग 70% से भी ज़्यादा लोग करते थे। 70% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, बट प्रोडक्शन केवल 35 टू 50% के बीच में ही होता था, ठीक है। तो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, जिसके वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए, जिसको हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। एंड हमारा क्या है कि अब रिफॉर्म में लाया क्या गया, जैसे देखिए एग्रीकल्चर में जो इंटरमीडिएरीज थे ना, उनको हटा दिया गया। लैंड रिफॉर्म में क्या लाया गया, जो बिचौलिया थे, जो बीच के मीडिएटर्स बन के, जैसे लाइक जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया। किसको, जमींदारी सिस्टम को भी हमने ख़त्म किया। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, ज़मींदार लोग फोर्सफुली फार्मर से काम कराते थे और सारे पैसे खुद ले जाते थे, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होता था उसको भी वो अपने पास ही रखते थे। ओके, तो इसमें ज़मींदारी सिस्टम भी ख़त्म किया गया हमारे लैंड रिफॉर्म में। ओके, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ना, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। एबोलिशन मीन्स खात्मा। इंटरमीडिएरीज जो भी बीच के लोग थे, जो ज़मींदार थे, उनको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया हमारे नए रिफॉर्म्स में। ओके, ज़मींदारी सिस्टम चलती थी ब्रिटिशर्स के वजह से। अब हमको आज़ादी मिल गई थी, तो हमने अपने प्लान में ज़मींदारी सिस्टम को ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ऐसे ऐसे करके क्या हुआ अब और भी क्या रिफॉर्म आया एग्रीकल्चर सेक्टर में, लाइक रिफॉर्म्स लाइक नए नए टाइप्स के सीड्स बनाए गए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नए नए टाइप्स के सीड्स बनाए गए और इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी की गई, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी की गई। और क्या रिफॉर्म लाया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करने लगे। इंसेक्टिसाइड्स मतलब लाइक जो पौधे में कीड़े वगैरह लग जाते थे उनको, ताकि अब कीड़े ना लगे, इससे हमारे क्या हो जाता था, इससे हमारी फसल, जिससे हमारा क्रॉप होता था वो क्या हो जाता था, ख़राब हो जाता था। तो इस वजह से हम लोग क्या करने लगे, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे। सो दीज आर द रिफॉर्म्स विच आवर कंट्री हैज़ अडॉप्टेड ड्यूरिंग आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब मैंने आपको एक पेज भी भेजा था उसमें, जिसमें सारे 5 ईयर प्लान के सारा वो डेटा लिखा हुआ था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या, किस पे फोकस किया गया। मतलब ऐसे लिखा था 1951 टू 56 तो किस पे फोकस किया गया, सेकंड वाला किस पे फोकस किया गया। टोटल 12 थे उस, क्योंकि 12 के बाद हमारे कंट्री ने उसका 5 ईयर प्लान का नाम चेंज करके क्या रख दिया था, नीति आयोग। ओके, आप इस बुक को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, जो आपके पास NCERT या फिर जो भी बुक हो। ओके, अब उस बुक में कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन का भी नाम चर्चे होते हैं। देखो 5 ईयर प्लान में जो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग ऑलमोस्ट लगभग 1990 के टाइम पे
अडॉप्ट किए थे। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1990s के टाइम पे जो अडॉप्ट किए थे उसका बेनिफिट यही हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हम लोग नए नए टाइप्स के सीड्स यूज़ करने लगे, HYV सीड्स यूज़ करने लगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने कब अडॉप्ट किया, मिड ऑफ 1970s टू 1980s। ओके, तो इस टाइम पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं सॉरी, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फ़ायदे क्या हुए, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के देखिए फ़ायदे ये हो गए कि हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, जो हमारा इरिगेशन फैसिलिटी वो सुधर गई, अच्छे अच्छे सीड्स लगाए गए, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स लगाए गए, जिसका हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होके ऑलमोस्ट 75% ऑफ जीडीपी कवर करने लगा। कितना परसेंट ऑफ जीडीपी, पहले जहाँ की ज़्यादा लोग काम करते थे एग्रीकल्चर का शेयर कम होता था, उसी के अपोजिट में एग्रीकल्चर का शेयर ज़्यादा होने लगा और लोग कम काम करने लगे। ओके, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमको ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू मिला। ओके, तो एग्रीकल्चर की बात हम लोग यहीं कर चुके हैं, डिबेट ओवर सब्सिडीज़। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग इसकी इंडस्ट्री एंड ट्रेड की बात। ओके, इंडस्ट्री एंड ट्रेड मतलब इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट हुआ आफ्टर इन आवर 5 ईयर प्लान। ओके, यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ़ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैंने बोला जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो डेवलप तभी कर सकते हैं जब उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, जब तक उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारी प्लानिंग में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो हमारा क्या था कि 1950 टू 51 सॉरी 1951 टू 56 था 5 ईयर प्लान। उसके बाद जो हमारा 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें फोकस किया गया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, जो कि ग्रो करके देखिए 10.7% था उस टाइम पे, 50s के टाइम पे, बढ़ के 90s में टाइम में क्या हो गया हमारा 12.7%। ओके, अब उसमें दोनों ने अपना अपना रोल निभाया, दोनों ने मतलब लाइक पब्लिक सेक्टर ने भी अपना रोल निभाया है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है। लाइक देखो, अब हमारी कंट्री एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मैंने आपको पहले ही बताया हमारी कंट्री कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। कल की क्लास में इसको पढ़ाया था मैंने। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो जो हमारी ग्रोथ होगी वो किनकी वजह से होगी, सीधा सीधा पब्लिक एंड प्राइवेट, उनका दोनों का रोल होगा अगर हमारी इंडस्ट्री सेक्टर या फिर कोई भी सेक्टर डेवलप कर रही हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे यही शो कर रहा है कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो हमारे इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, जो इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ है वो किन सेक्टर्स की वजह से हुआ है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर किसका कंपनी होता है, गवर्नमेंट का रोल पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा होता है, ओनरशिप गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ में, एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर फुली ओन्ड बाय द पब्लिक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ओके, अब उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई, क्या, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स को ग्रो करने के लिए क्या बनाई गई, एक पॉलिसी बनाई गई। क्या नाम दिया उसका, IPR मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब इस पॉलिसी में था क्या, इस पॉलिसी में ये था कि हम लोग देखो, पहली बात तो हमारे पास कई टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो इन सारे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए अलग अलग क्या बनाई गई, पॉलिसीज़ फ्रेम किया गया। ओके, अब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ किसके बारे में। देखिए कहाँ गया है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। देखिए 1955
In 1955, the small scale industries and small scale industries committee, also called the कार्वी कमेटी, जो कमेटी बनाएगी उसको कार्वी कमेटी बोलते थे, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. रूरल डेवलपमेंट करने के लिए ही क्या बनाई जाती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ओके, तो पूरा सीधी सी बात है. अगर हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखिए, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलेगा, छोटे छोटे इंडस्ट्री नहीं मिलेगी. वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स बनाए जाते हैं, लार्ज. ओके, बट इन रूरल एरिया क्या बनाए जाते हैं हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ओके, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट, द लिमिट चेंज हैज़ बीन पीरियड. देखो, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस क्या हैं. आखिर ऐसा तो है नहीं कि बिफोर 1950s कि जब ब्रिटिशर्स का रोल था तब हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं ओपन होती थी उस टाइम पे भी. बट सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या चेंजेस लाए गए उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्या चेंजेस लाए गए. देखिए, इन्वेस्टमेंट पहले हमारा ज़्यादा लगता था. मतलब अगर बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हमको कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन करना होता था तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो मैक्सिमम कितना हो गया हमारा 5 लाख. मैक्सिमम कितना, आप 5 लाख में एक कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन कर सकते हैं. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, आज के समय में अगर आपको कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है, ये हम 1956 के टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है, 1956 के टाइम की बात हो रही है. बट एट प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस ईयर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट रेजोल्यूशन मतलब चेंजेस होते होते कितने पे आ गया हमारा 1 करोड़ रुपीज़ पे. ओके, इट इज़ बिलीव डैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव. यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसकी वजह से चलती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक. मतलब ये लोग लेबर से ज़्यादा काम कराते हैं रेदर देन मशीन्स. अब देखिए, बड़े बड़े कंपनीज़ में बड़े मशीन्स यूज़ होते हैं, बट इनके यहाँ मशीन कम यूज़ होता है. उसके अलावा क्या ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे लेबर्स. ओके, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चेंजेस लाए गए ये भी हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था. अब देखो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या कर दिया गया, लिमिटेशंस. अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन तो पहले से थी, तो बोल दिया गया कि नो इंडस्ट्री विल ओपन. क्या बोल दिया गया, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था कि नई कोई इंडस्ट्री ओपन नहीं होगी. जो पुरानी इंडस्ट्री थी उसमें भी क्या लगा दिया गया, हमारे लिमिट लगा दिया गया कि आप इतने से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. आपको जितना प्रोडक्शन बोला जाएगा आप केवल उतने ही प्रोडक्शन कर सकते हैं. वो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती थी अगर आपको उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने हैं तो. ओके, अब उसके बाद से देखिए, ये सारे चेंजेस किस में लाए गए हमारे, इस रेजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, जब भी कोई लॉ पहले से बदल के दोबारा, ठीक है, जब भी कोई लॉ मान लो पहले से चल रहा है, IPR हमारा पहले से चल रहा है, बट उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस ला दिया, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं. उसमें क्या हुआ है, कुछ आइडियाज़ के चेंजेस आए हैं. ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन फॉर इंडस्ट्रीज़. आज हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के बारे में एंड हमारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में. उसके बाद जो हमारा आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक ही होता है हमेशा. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या होता है, लाइक ये, ठीक है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. हम पहले क्या करते थे, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस जब हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग कमीशन नहीं हुआ करता था, तो उसके पहले हम लोग क्या करते थे, ज़्यादातर डिपेंड रहते थे इम्पोर्ट पे कि बाहर से सामान आएगा तब हम उसको यूज़ करेंगे. बाहर से मीन्स फॉरेन कंट्रीज से. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन प्रोडक्ट्स का हमारे पास क्या कहते हैं फैक्ट्रीज़ नहीं थी, उनको हमने उनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और उनका प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट बना लिए. मतलब अब हमको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास हो गया था. लाइक अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के साथ कि अगर कोई वैन बनाने की कंपनी, मान लो कोई व्हीकल बनाने की कंपनी है, और व्हीकल हमको इम्पोर्ट कराना पड़ता था बाहर से, लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज़, अमेरिका, जापान, कोई भी कंट्री ले लें हम.
बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने। क्या किया, अब इंपोर्ट नहीं कराएंगे, उसी प्रोडक्ट को खुद के कंट्री में बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले ये बनाना पॉसिबल नहीं हुआ करता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिश राज में क्या हुआ करता था, यहाँ से रॉ मटेरियल वो लोग अपने कंट्री में ले जाते थे और वहाँ का रॉ मटेरियल, वहाँ पे उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और उसी फिनिश्ड गुड्स को हमारे तक सप्लाई करते थे। तो ऑब्वियस है, जब पूरा कंट्रोल उन्हीं का था, ब्रिटिशर्स का था, तो हमको उनके ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत थी। इम्पोर्ट डिपेंडेंट था ना हमारा। बट आफ्टरवर्ड्स जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट किया, उसमें क्या हो गया कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया, उसमें हमको किसी भी ब्रिटिशर्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रेड पॉलिसी। अब आप इसको रीड करिएगा क्योंकि लाइन टू लाइन इसमें पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें कुछ डेटाज दिए हैं, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इसको पढ़ लीजिएगा कि पहले जीडीपी का कितना हिस्सा हमारे क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था, उसके बाद कितना होने लगा, डेट्स इट। ओके, बट उसमें ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो मैंने आपको कल दिया था, क्या कहते हैं, आपको इसको याद करने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ग्रो किया और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ग्रो किया एंड हमारा सर्विस सेक्टर मीन्स ट्रेड पॉलिसी कितना ग्रो किया। ओके, अब उसके बाद क्या होता है कि लास्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे लिखा है परमिट लाइसेंस राज। मैंने आपको बताया ना, प्रोडक्शन पे क्या लग गया था, एक लिमिटेशन। अगर आपको ज़्यादा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करने हैं तो आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। परमिट लाइसेंस राज, आपको एक लाइसेंस लेना होता था जिसके वजह से आप अपने प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा सकते थे। अदरवाइज देखिए, प्रोडक्शन यूनिट को कम इसलिए कर दिया गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, प्रोडक्शन यूनिट को ज़्यादा प्रोडक्शन कराते थे और उसको सप्लाई करते थे वो अपने कंट्रीज़ में। तो डैट इज़ वाई इसको क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि अगर आपको जैसे डिमांड रहेगा, मतलब अगर 100 का डिमांड रहेगा तो 100 ही सप्लाई होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान और क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन ने इसको डिसाइड किया कि अपने प्लान में कि हम लोग इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ओके, तो आपको याद करने की ज़रूरत है कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कहाँ तक स्टार्ट हुआ और उनका गोल क्या था, एंड आप लास्ट के 2 याद कर लीजिए। ठीक है, लास्ट जो हमारे 2 प्लानिंग थे उनका किस ईयर में स्टार्ट हुआ एंड वो उनका जो ऑब्जेक्टिव था, उनका गोल क्या था वो। ठीक, जो एक पेज है होगा, मैंने आपको इमेजेस के फॉर्म में इस लिंक के ऊपर भेजा होगा, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें सारे डेटा दिए हुए हैं कि ईयर के साथ और उनके ऑब्जेक्टिव। तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 12-13 शुरू के 2 याद कर लीजिएगा एंड लास्ट के 2। ओके, सो थैंक यू।